हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो का 5वां सेट को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग चुनिंदा प्रश्न को सिलेक्टेड किए हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे यहीं से प्रश्न आने की संभावना है। इसीलिए इससे पहले वाले से वीडियो आपने देखी है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फाइनल परीक्षा का रिवीजन वीडियो में हम लोग चुनिंदा प्रश्न को सिलेक्टेड किए हैं, इसलिए संपूर्ण सभी वीडियोस को जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये रिवीजन वीडियो है, इसलिए पहला प्रश्न का आंसर जो है ना आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे क्या करा है। पहला प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है या फिर जूल होता है या फिर ताप? डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किनके द्वारा होता है? तो दोस्तों, पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन होता है ना, पुष्प के द्वारा होता है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? फूलों द्वारा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, फूलों द्वारा। अब आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो दोस्तों, मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना, ईस्ट में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईस्ट में। और ये अमीबा जो प्रजनन करता है किसके द्वारा करता है? द्विखंडन या फिर विखंडन के द्वारा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? यानी कि यहाँ पे जो है कौन यौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, आप सबको बतलाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है एड्स, बी में है गोनोरिया और सी में है सिफिलिस और डी में आपका दिया हुआ है टाइफाइड। तो दोस्तों, एड्स होते हैं, गोनोरिया होते हैं और ये सिफिलिस, तीनों जो होते हैं ना, ये लैंगिक जनन संचारित रोग होते हैं। लेकिन ये टाइफाइड जो होते हैं ये लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं होते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है और ऑप्शन डी में आपका रहता है इनमें से सभी, तो यहाँ पे एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस ये तीनों इनमें से सही हो जाता। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाता, इनमें से सभी। लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो दोस्तों, टाइफाइड जो होता है ना, ये लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चले दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो दोस्तों, मानव रक्त यानी कि मानव के खून में मौजूद यूरिया की सामान्य मात्रा जो होता है ना, 14 से 16 mg तक के बीच में होता है। यानी कि ये दोनों जो होता है लगभग में 20 mg, इसको हम लोग कह सकते हैं 20 mg। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 mg। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मानव हृदय में जो है कितने विषम पाए जाते हैं? तो 4 विषम पाए जाते हैं। यानी कि 2 नीले और 2 आलिन करके टोटल मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं? 4 विषम पाए जाते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाए कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो दोस्तों, विषम को हम लोग क्या कहते हैं? कोष्ठक भी कहते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों, ये जाइलम जो है ना, जल से है ना, तो ये जो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है ना, किसके लिए होता है? जल का वहन के लिए होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जल का वहन के लिए। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए होता है? भोजन का वहन के लिए। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है ना, क्लोरोफिल होता है, सूर्य प्रकाश होता है और जल होता है। ये तीनों जो होते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो होता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन है, तो क्लोरोफिल हो जाएगा, सूर्य प्रकाश हो जाएगा, जल हो जाएगा और डी में आपका रहता है इनमें से सभी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो दोस्तों, अमलगम एक मिश्र धातु होता है जिसमें धातु जो रहता है ना, पारा धातु रहता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पारा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कौन विद्युत का
सर्वोत्तम सुचालक है। तो दोस्तों विद्युत का जो बेस्ट कंडक्टर होता है ना, जो जिससे करंट सबसे अच्छा पास होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, वो क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कॉपर, बी में है अर्जेंटम और सी में आपका दिया हुआ है एल्युमिनियम और डी में आपका दिया हुआ है फेरम। तो दोस्तों विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है ना, कौन होता है? चांदी होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चांदी, जिसका संकेत क्या होता है? एजी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्जेंटम। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी आसान प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना को हम लोग 24 कैरेट से व्यक्त करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 24 कैरेट। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग जो है ना किसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिथियम। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो ये प्रश्न उसको जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि उससे कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्य तो होते हैं। तो दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो सामान्यतः क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षारीय। अगर धातु से पहले अधातु रहता, यानी कि धातु की जगह क्या रहता? अधातु रहता, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? सामान्यतः अम्लीय होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो अधातु होता है ना, उसकी अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? सामान्यतः अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षारीय। अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त पूछे जाते हैं। दोस्तों फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है ना, क्या होता है? P4 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4 होता है। अगर फास्फोरस की जगह सल्फर रहता, सल्फर का आणविक सूत्र क्या होता है? एसिड होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि सल्फर का आणविक सूत्र क्या होता है? एसिड होता है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सीसा और टीन की मिश्रित धातु को कहते हैं। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे सीसा और टीन की मिश्रित धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब सीसा और टीन को एक साथ मिलाया जाता है और इससे जो मिश्रित धातु प्राप्त होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सोल्डर कहेंगे। अगर इससे इस तरह आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सोल्डर जो है ना कौन सा धातु का मिश्रित धातु है, तो सीसा और टीन का। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक बेल होता है ना, ये किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो दोस्तों विद्युत घंटी जो कार्य करती है ना, यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में जो न्यूट्रल तार होता है ना, जो आर्थिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जो रंग होता है काला रंग का होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काला। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। दोस्तों चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये तीनों जो होते हैं ना चुंबकीय पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये चुंबक के संपर्क में आने से क्या होता है? या तो आकर्षण होता है या तो विकर्षण होता है। तो ये पीतल एक ऐसा पदार्थ है, यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यानी कि ये अगर चुंबक के संपर्क में इसको लेके जाएंगे, ये तो चुंबक के विकर्षण भी नहीं होगा और आकर्षण भी नहीं होगा। यानी कि ये चुंबक के संपर्क में जाने से ना तो आकर्षण होता है ना तो विकर्षण होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पीतल। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो दोस्तों टंगस्टन का गलनांक जो होता है ना, कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना टंगस्टन पिघल जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3500 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो दोस्तों विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ का मात्रक जो होता है ना, क्या होता है वही आपसे को बतलाना है। तो दोस्तों सेल के विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या होता है? विभवांतर होता है, और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वोल्ट। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 HP यानी कि हॉर्स पावर, जिसको हम लोग हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं, बराबर होता है। तो दोस्तों एक अश्व शक्ति जो बराबर होता है ना, ये 746 वाट के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 746 वाट। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो दोस्तों जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म पारदर्शी शीशा होता है जिसका 2 सतह त्रिभुजाकार होता है और 3 सतह चतुर्भुजाकार होता है। यानी कि टोटल ये 5 सतहों से घिरा होता है।
यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो दोस्तों जो सर्च लाइट होता है ना, जिसको हम लोग टॉर्च करते हैं, सर्च लाइट एक प्रकार का क्या होता है, टॉर्च होता है। और इसका जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है, तो देखिए टॉर्च किस तरह होता है, इस तरह होता है, यानी कि यहाँ पे बल्ब लगा रहता है। जब भी इस तरह रहेगा तो क्या होगा, एक प्रकार का अवतल होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवतल। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें, चुनिंदा प्रश्न को देखें जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने की संभावना है। इसीलिए इस वीडियो को सारे दोस्तों में, जितना भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में जो है ना इस वीडियो को चारों तरफ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और दोस्तों अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप हमें बताना कि कितना क्वेश्चन जो है ना आपको याद था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।